मिस्टर यून, वो कॉल इतना लंबा क्यों चल रहा है? रिसीवर रखते ही एक औरत की तीखी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने तुरंत जवाब देने के बजाय सामने रखी फाइलों के ढेर में सिर झुका लिया, जैसे बहुत थक गया हूं। मैं उस आवाज को पहचानता था और उसका यहां आना हमेशा किसी नई मुसीबत की निशानी होता था। मिस्टर यून, थके होने का नाटक बंद कीजिए और लाइन 3 पर कॉल कीजिए। वो आपको ढूंढ रहे हैं, मुझे पहले से ही अंदाजा था। लाइन 3। कौन सा बेटा था ये? ठीक है, अभी करता हूं, मैंने बुदबुदाया। जल्दी कीजिए, मामला जरूरी लग रहा है। उसकी आवाज बाहर चल रही ठंडी हवा जितनी ही सर्द थी। बिना कुछ और कहे वो मुड़ी और चली गई। उसके जाते ही मैंने फौरन रिसीवर उठाया और हॉटलाइन पर 3 नंबर डायल किया। कुछ घंटियों के बाद एक आदमी ने फोन उठाया। अगर उसे सच में जल्दी थी तो उसकी आवाज से जरा भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने नौनियोन में एक कार खड़ी की है, साफ करवा दो, बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बदतमीज कही का। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मैंने तुरंत अगला कॉल लगाया। मिस्टर चोई, कार नौनियोन में है, तुरंत ढूंढो। जी सर। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इतने बड़े इलाके में कार ढूंढेंगे कैसे। खैर, तरीका आसान था। पुलिस और भीड़ जहां जमा हो वही गाड़ी होगी। कार वाइस चेयरमैन के बेटे की थी। साफ था उसने या तो नशे में या शराब पीकर दिन दहाड़े गाड़ी चलाई होगी और किसी दुकान, पेड़ या स्ट्रीट लाइट में दे मारी होगी। फिर हमेशा की तरह कार छोड़कर भाग गया होगा और मुझे फोन किया। यह पहली बार नहीं था। मैंने जल्दी से रिपोर्टरों वाले ग्रुप में मैसेज डाला। मिस्टर यून, ये योनवू यून बोल रहा हूं, सुनयांग कॉरपोरेशन से। नौनेयोन में जो एक्सीडेंट हुआ है वो कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। लोकल प्रेस के रिपोर्टर समझ गए थे। खबर दबानी होगी और बदले में मोटा लिफाफा मिलेगा। कुछ देर बाद मिस्टर चोई का जवाब आया। मिस्टर चोई, गाड़ी एक फर्नीचर स्टोर में घुसी है। वे 70,000,000 वॉन का हर्जाना मांग रहे हैं। कमाल है, उसके एक गुस्से की कीमत एक जनरल मैनेजर की साल भर की तनख्वाह के बराबर थी। खैर, पैसा मेरा थोड़े ही था। मैंने सोचा आज का दिन शायद अब खत्म हो जाएगा। क्या मैं आज टाइम पर घर जा पाऊंगा? आज मेरी पत्नी का जन्मदिन था और हमारा रिश्ता पहले ही खराब चल रहा था। अगर मैं गिफ्ट नहीं ले गया तो हालात और बिगड़ेंगे। तभी फोन फिर बजा। चेयरमैन के चीफ ऑफ ईपी थे। मिस्टर यून, मैडम शॉपिंग पर जा रही है, आप साथ जाइए। मैंने मन मसोस कर कहा, सर, स्टोर में स्टाफ तो होता ही है, क्या मेरा जाना जरूरी है? क्या शिकायत कर रहे हो? वो एल डिपार्टमेंट स्टोर जा रही है, हमारा नहीं। उधर से झल्लाई हुई आवाज आई। मैंने तुरंत कहा, जी सर, समझ गया। फोन रखते ही मेरा मन किया रिसीवर दीवार पर दे मारूं। इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या मैं अमीर घर की बूढ़ी औरत के शॉपिंग बैग उठाने के लिए बना था? पर हिम्मत नहीं थी मना करने की। वीआईपी पार्किंग में 2 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक से 70 से ऊपर की उम्र की एक औरत उतरी। उम्र के बावजूद शरीर पतला, त्वचा चमकदार, सब पैसे और इलाज का कमाल। छोटे टाइट कपड़े और बूट पहने हुए थी। उनकी उम्र की औरतें उन्हें देखकर जलती और जवान लोग देखकर असहज हो जाते। ओह मिस्टर यून, आप तो पहले से आ गए। मैंने बस हल्का सा सिर झुका दिया। मुस्कुराने की गलती कभी नहीं करता था। उनका मूड कब बदल जाए भरोसा नहीं। 3 बॉडीगार्ड और एक महिला सेक्रेटरी साथ थे। मैंने धीरे से सेक्रेटरी से पूछा, ये नया आदमी कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, शशश। मैं समझ गया। मैडम ने फिर नया साथी ढूंढ लिया था। स्टोर में घुसते ही उन्होंने नाक भौं सिकोड़ी। ये स्टोर अभी भी पब्लिक के लिए खुला क्यों है? इन्हें पता नहीं मैं आ रही हूं। मैंने सिर झुका दिया। दिल में आया कहूं, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। पर बोला सिर्फ,
अभी बंद करवाता हूं, मैडम। स्टाफ को डांटट पटकर स्टोर खाली करवाया गया। तब जाकर वो खुश हुई। कुछ देर बाद उन्होंने कपड़े चुने और नए आदमी मिस्टर किम से पूछा, कैसा लग रहा है? वो मुस्कुराया, आप पर तो सब अच्छा लगता है, मैडम। मैंने मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम ट्रायल रूम में गई और थोड़ी देर बाद अंदर से बोली, मिस्टर किम, जरा मदद करेंगे? जिप फंस गई है। मैं दंग रह गया। वो अंदर गया और कुछ ही पल बाद अंदर से उनकी दबती हुई हंसी और आवाजें सुनाई दी। स्टाफ इधर उधर नजरें मिलाकर मुस्कुरा रहा था। सेक्रेटरी शर्म से लाल थी। और मैं सोच रहा था, कमाल है किस्मत, पत्नी का जन्मदिन और मैं यहां ये सब झेल रहा हूं। सुन्यांग कॉरपोरेशन, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम ही शक्ति का पर्याय था। हर वर्ष लगभग 400 ट्रिलियन वॉन का राजस्व और 30 ट्रिलियन से अधिक का शुद्ध लाभ। शेयर बाजार में सूचीबद्ध इसकी अलग अलग कंपनियों का कुल मूल्य देश के पूरे साल के बजट से भी अधिक था। प्रतिभूति बाजार का लगभग 27% हिस्सा भी इसी के नियंत्रण में था। सीधी भाषा में कहें तो ये केवल एक कंपनी नहीं थी, ये एक पूरा साम्राज्य था। गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, भारी उद्योग, रसायन, फैशन, खाद्य श्रृंखलाएं, यहां तक कि सुविधा स्टोर, टोकबोकी और किम्बाब जैसे फास्ट फूड आउटलेट्स तक, हर जगह सुन्यांग का ही वर्चस्व था। छोटे स्थानीय दुकानदार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और लोग डरने लगे थे कि कहीं पूरी अर्थव्यवस्था एक ही कंपनी पर निर्भर न हो जाए। लेकिन आज जो ये कॉरपोरेट साम्राज्य था, उसकी शुरुआत दो अत्यंत गरीब भाइयों से हुई थी। उनके नाम थे संचोल जिन और यांगचोल जिन। 1920 के दशक में जब कोरिया जापानी शासन के अधीन था, दोनों भाई एक जापानी जौहरी की दुकान में काम करते थे। बड़े भाई संचोल के हाथों में अद्भुत कारीगरी थी। छोटे भाई यांगचोल संख्याओं के खेल में तेज दिमाग रखते थे। एक आदर्श जोड़ी। जब संचोल का काम बेहतर होने लगा तो वो सोने की हल्की सी बचत चुपके से यांगचोल को दे देता और यांगचोल उसे बेचकर पैसे जोड़ता। दोनों का सपना था जमीन खरीदकर खेती करना। लेकिन फिर देश को आजादी मिली। जापानी लोग अपनी संपत्तियां छोड़कर जा रहे थे। सरकार उन संपत्तियों को बेच रही थी। लोग बड़े घर और हवेलियां खरीदने में लगे थे। पर यांगचोल ने अलग सोचा। घर नहीं, उसने खरीदा एक पुराना अनाज का गोदाम। जब गोदाम हाथ लगा तो पता चला कि उसके अंदर लाखों बोरी अनाज बिना किसी रिकॉर्ड के पड़ा है। जापानी लोग जाते जाते सारे दस्तावेज जला गए थे। ये उनके लिए किस्मत का खजाना था। सरकार को पता चलने से पहले ही दोनों भाइयों ने वो अनाज बेच दिया और धीरे धीरे बड़ी रकम कमा ली। उन्हीं पैसों से उन्होंने घर खरीदा और एक छोटा व्यापार शुरू किया। वही व्यापार आगे चलकर बना सुन्यांग कॉरपोरेशन। यांगचोल मुनाफा कमाने में माहिर था। उसने अमेरिकी राहत कोष से सस्ता ऋण लिया और चीनी की आपूर्ति पर कब्जा कर लिया। संचोल ने भारी उद्योगों में अपनी तकनीकी कला लगाई। दोनों ने मिलकर कंपनी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन शक्ति कभी बराबर बांटी नहीं जाती। तकनीशियन और व्यापारी में से जीत किसकी होगी, यह स्पष्ट था। यांगचोल, जो लेखा जोखा संभालता था, उसने कंपनी के रिकॉर्ड में ऐसी चाल चली कि बड़े भाई संचोल पर अवैध संपत्ति का आरोप लग गया। सैन्य सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यांगचोल बन गया सुन्यांग का एकमात्र चेयरमैन। और बेचारे संचोल, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बच्चे दुनिया में कहीं खो गए। यांगचोल के नेतृत्व में सुन्यांग कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जब उनका देहांत हुआ तो उनके 4 बेटे, एक बेटी और 12 पोते पोती थे। सबसे बड़ा बेटा योंगी जिन आज भी चेयरमैन है। उसका बेटा योंग जून जिन वाइस चेयरमैन है। और फिर मेरा नाम है यूनवू यून, ऑफिस ऑफ फ्यूचर स्ट्रैटेजी प्लानिंग का एक जनरल मैनेजर। सुनने में पद बड़ा लगता है,
पर असल में मेरा काम क्या है? चेयरमैन के परिवार के सारे गंदे काम साफ करना। कंपनी के 70,000 कर्मचारी मुझे देखकर जलते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह नौकरी की गुलामी में गुजरती है। कम से कम मुझे तो एक मौका मिला है मजदूर से बटलर बनने का, और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं एक छोटे शहर का लड़का था, कम्युनिटी कॉलेज से पढ़ाई की, सुन्यांग की एक प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी और चयनित हो गया। मेरे पिताजी ने गांव में दावत दे दी। उन्हें क्या पता था कमांड सेंटर को भी सफाई कर्मी चाहिए होते हैं। पहले दिन मुझे क्या काम मिला? सूट पहनकर धूप में पसीना बहाते हुए चेयरमैन के बंगले के लॉन से खरपतवार निकालना। बाकी 2 लड़के भाग गए। मैं डटा रहा। मैंने अंग्रेजी सीखी, व्यापारिक दस्तावेज समझे, रात रात भर पढ़ाई की। धीरे धीरे लोगों ने मुझे हल्के में लेना बंद कर दिया। 8 साल में मैं जनरल मैनेजर बना। 12 साल बाद वाइस चेयरमैन के साथ शराब की मेज साझा करने लगा। मेरा अगला लक्ष्य था बटलर बनना, यानी शाही परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी। और एक दिन वो मौका आ ही गया। वाइस चेयरमैन ने बुलाया। एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हो? सर। कहा? मोल्दोवा। मेरे दिमाग में तुरंत एक शब्द आया, गुप्त कोष, स्लश फंड। अभियोजक जांच शुरू करने वाले हैं। सारे फंड निकालकर अपने खाते में स्थानांतरित कर दो। मेरे खाते में 700 बिलियन वॉन, मेरे नाम पर। वाइस चेयरमैन हंसा। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता, पर तुम पर करता हूं। मैं झुककर बोला, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा सर। बाद में मेरे अमेरिकी खाते में भेज देना। फिलहाल पैसा गायब दिखना चाहिए। और इस तरह एक छोटे गांव का लड़का जो कभी लॉन में घास उखाड़ता था, अब सैकड़ों अरब के अवैध धन का अस्थायी मालिक बनने जा रहा था। अगले ही दिन मैं प्रथम श्रेणी में बैठकर मोल्दोवा के लिए उड़ चुका था। मोल्दोवा के किशिनाउ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वियना से 16 घंटे की उड़ान के बाद उतरते ही अकल्पनीय हुआ। नमस्ते मिस्टर यून, आप थक गए होंगे। अचानक 2 आदमी मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके तने हुए सफेद शर्टों के नीचे मांसपेशियां उभरी हुई थी और उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी। ये कमीने यहां मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? कारण सिर्फ एक ही हो सकता था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं लड़खड़ा गया। वाइस चेयरमैन ने जो कुछ कहा था वो सब सच था, बस एक बात छोड़कर। अभियोजक ये निष्कर्ष निकालेंगे कि पैसा गायब है, लेकिन कहानी में थोड़ा बदलाव होगा। वे कहेंगे कि ऑफिस ऑफ फ्यूचर स्ट्रैटेजी प्लानिंग का जनरल मैनेजर ह्यूनवू यून अपने दम पर पैसा निकालकर भाग गया, जिससे समूह पर गबन का कोई शक नहीं रहेगा। मुझे पूरा यकीन था पहले से एक नकली कहानी तैयार होगी कि यह पैसा मोल्दोवा में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश होना था, वगैरह वगैरह। जब मीडिया का शोर शांत हो जाएगा, तब किसी अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपेगी। कहीं शायद फ्रांस के दक्षिणी तट पर एक अज्ञात शव मिला। वो मैं ही घोषित कर दिया जाऊंगा, चाहे वो सच में मैं न भी हूं। मौत का कारण ओवरडोज या कोई दुर्घटना, कहानी कुछ भी गढ़ी जाए, मुझे खत्म करने वाले यही 2 आदमी थे। दिल में अब भी यकीन नहीं हो रहा था। 13 साल मैंने 13 साल कुत्ते की तरह काम किया और अंत में कचरे की तरह फेंक दिया गया और ऊपर से मारा भी जा रहा हूं। जब वाइस चेयरमैन अपने पिता की जगह लेंगे, तब कम से कम मुझे डिवीजन डायरेक्टर तो बनाया जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। कभी कभी तो मैंने सपना भी देखा था कि किसी सब्सिडियरी का वाइस चेयरमैन बन जाऊं। लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर का बटलर बनने का सपना यही खत्म था। शायद बटलर बनने के लिए भी ताकतवर खानदान चाहिए होता है। शायद मजदूर हमेशा मजदूर ही रहते हैं। कहा जाता है कि जोसोन युग के बाद जाति व्यवस्था खत्म हो गई और दुनिया बराबर हो गई। लेकिन एक साधारण सैलरीमैन के लिए ऐसा नहीं है। अब खून नहीं, शिक्षा और पहचान तय करते हैं कि तुम कितनी ऊंचाई छू सकते हो। धिक्कार है, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला।
होटल दोनों आदमी मेरा सामान कमरे तक छोड़कर जाने लगे। मिस्टर यून, बैंक सुबह खुलेगा, तब तक आराम कीजिए। विमान में मैं उत्साह के कारण सो नहीं पाया था। प्रमोशन के सपने देख रहा था। अब बिस्तर पर लेटा था, लेकिन वजह अलग थी। सुबह मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कई घंटे आंखें बंद किए पड़ा रहा, पर नींद नहीं आई। आखिर उठ बैठा। आधी रात थी। वे दोनों शायद सो रहे होंगे। अगर बचना है तो अभी भागना होगा। मैंने बटुआ और पासपोर्ट उठाया। धीरे से दरवाजा खोला। कदमों की आहट दबाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा। जैसे ही बटन दबाने वाला था, पीछे से मेरी मातृभाषा में आवाज आई, मिस्टर यून, कहाँ जा रहे हैं? मेरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने का इरादा नहीं किया था। नीचे बार में ड्रिंक लेने जा रहा था। नींद नहीं आ रही, जेट लैग है। मैंने मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन वो मुस्कुराया और मुझे समझ आ गया, सब खत्म। अरे मिस्टर, नाटक छोड़ो। तुम समझ गए हो ना कि कल तुम मरने वाले हो। दिल जैसे एक पल को रुक गया। भागने का मत सोचो। चाहो तो एक कॉल गर्ल बुला देते हैं। आखिरी रात है, मजे से बिताओ। मैंने सीधा कहा, चलो बात करते हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। वो हंसा, पैसा बांटने की बात करोगे? मैं चुप रहा। उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। पूरा पैसा ले लो, 1 ट्रिलियन वॉन है, जिंदगी बदल जाएगी। वो हंसते हंसते आंसू पोंछने लगा। चेयरमैन ने कहा था तुम यही ऑफर दोगे। चेयरमैन? तो ये वाइस चेयरमैन नहीं, उनका बाप था जिसने मुझे बलि का बकरा बनाया। मैंने उसके सारे पाप ढके थे। उसकी रखैलों को अस्पताल ले गया, थप्पड़ भी खाए। इतना सब करने के बाद भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं। वो बोला, 1 ट्रिलियन? उसका करूंगा क्या? मेरी सालाना सैलरी 200 मिलियन है। कंपनी ने कार दी, घर दिया। मैं खुश हूं। मैं अवाक रह गया। तुम लोग बेवकूफ हो सकते हैं, पर बेवकूफी भरे सपनों के पीछे नहीं भागते। फिर उसने अंतिम वार किया। अपने मां बाप की फिक्र नहीं है। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। उन्होंने मेरे माता पिता को बंधक बना लिया था। भले सीधे नहीं, पर धमकी साफ थी। मेरी शादी भी नाम की थी। पत्नी मुझसे नहीं, मेरे पद से प्यार करती थी। बच्चे नहीं थे, हम बस समाज के लिए पति पत्नी थे। लेकिन मां बाप, अगर मैं मोल्दोवा में मरकर दोष न लेता तो वे दुर्घटना में मर जाते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह बैंक में मैंने कैमरों के सामने पैसा ट्रांसफर किया। बहुत अच्छा, उनमें से एक बोला, चेयरमैन तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। झूठ। मैं जानता था मेरी मौत के बाद मुझ पर मुकदमा होगा, परिवार बर्बाद होगा। झील के किनारे हम शहर से दूर एक सुनसान झील पर पहुंचे। नीला पानी, शांत, सुंदर, और वही मेरा अंत होना था। मैंने मुड़कर देखा, दूसरे आदमी के हाथ में बंदूक थी। मैं जीना चाहता था। घुटनों पर गिर गया। कृपा करो, मुझे छोड़ दो। वो बोला, फिल्म वांटेड देखी है? मैंने रोते हुए कहा, मैं कोरिया वापस नहीं जाऊंगा, कहीं भी रह लूंगा। वो शांत स्वर में बोला, उस फिल्म में हीरो हर हत्या से पहले कहता है, माफ करना। बंदूक मेरे सिर पर तान दी गई। मेरी जिंदगी के आखिरी शब्द एक फिल्म का संवाद होने वाले थे। माफ करना। धाय, गूंजती आवाज जिसे मैं कभी सुन नहीं पाया। मैं हाफते हुए जाग गया। वही सपना, वही गोली, वही मौत। पिछले 3 महीनों से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे अपनी मौत का वो भयानक पल दोबारा जीना न पड़ा हो। क्या ये मेरे घाव कुरेदने का कोई तरीका है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी, काश ये सपना जिंदगी भर मेरा पीछा न करे। घड़ी देखी, अलार्म बजने में अभी 10 मिनट थे। मैंने उसे बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। पजामा उतारकर जल्दी से नहाया, फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और कमरे से बाहर निकला। रास्ते में अपने तथाकथित बड़े भाई के कमरे के सामने से गुजरा।
वो अब भी गहरी नींद में था। सीढ़ियां उतरकर जब नीचे पहुंचा तो गरम बीन स्प्राउट सूप की खुशबू आई। नौकरानी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। चाहे कुछ भी बने, सुबह के खाने में ये सूप जरूर होता, क्योंकि मेरे तथाकथित पिता हर रात जमकर शराब पीते थे। मैं बाहर बरामदे तक गया। शुरुआती गर्मियों की धूप में हरी घास चमक रही थी। दरवाजे के सामने रखे 3 अखबार उठाए और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर बैठकर आराम से पढ़ने लगा। एक आर्थिक अखबार था, बाकी 2 दैनिक समाचार पत्र। उनमें से एक के पहले पन्ने पर आंसू गैस और मोलोटोव कॉकटेल के बीच चल रहे प्रदर्शन की तस्वीर छपी थी। कैप्शन लिखा था, 26 जून 1987 5वें गणराज्य के राष्ट्रपति के 29 तारीख को आत्मसमर्पण की घोषणा तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तीनों अखबार, विज्ञापन तक पढ़कर मैंने उन्हें करीने से मोड़ दिया। 2 जून, नौकरानी ने दरवाजा हल्का सा खटखटाया। हाथ में ट्रे थी, दूध और कॉफी के साथ। 2 जून जिन, यही नाम अब मेरा था। 3 महीने हो गए, पर अभी भी आदत नहीं हुई। आपको ऊपर लाने की जरूरत नहीं थी। मैं नीचे पी लेता। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें दूध देने नहीं, कॉफी देने आई हूं। जल्दी पी लो, वरना तुम्हारे माता पिता देख लेंगे तो हंगामा करेंगे। धन्यवाद। मैंने कॉफी की चुस्की ली। नौकरानी मुझे गर्व से देख रही थी। पहले मैं इस घर का नखरेबाज, बदतमीज 10 साल का लड़का था, नौकरों से रूखा व्यवहार करने वाला। लेकिन अब मैं विनम्र था, धन्यवाद कहना नहीं भूलता था, खाना बिना शिकायत खत्म करता था, अपना सामान खुद साफ करता था। ऐसे बच्चे को कौन पसंद नहीं करेगा? आज चेयरमैन का जन्मदिन है, याद है ना? उसने पूछा। रात का खाना वही होगा। हां, मुझे पता है। वो खाली मग लेकर चली गई। आज वही दिन था। 3 महीने पहले मैं ह्यून वू यून था, जिसे उसी परिवार ने मरवा दिया था। और अब मैं उसी परिवार का सबसे छोटा पोता था। क्या यह भगवान का दिया बदले का मौका था, या मुझे माफ करना सीखना था? नाश्ते की मेज, अजीब सन्नाटा था। मेरा बड़ा भाई संगजून आमतौर पर बहुत बोलता था, लेकिन आज चुपचाप खा रहा था। पिता हैंगओवर में थे, और मेरी मां इतनी खूबसूरत थी कि किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती थी। वो सचमुच एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी थी, 70 के दशक की सुपरस्टार। बाद में पिता से शादी कर फिल्मी दुनिया छोड़ दी। लेकिन सोनियांग परिवार की नजर में वो बस एक अभिनेत्री थी, घर की बहू बनने लायक नहीं। चेयरमैन ने इस शादी का विरोध किया था, पर मां गर्भवती थी और वो बच्चा था मेरा भाई संगजून। इसी वजह से हमारे परिवार को मुख्य वंश से लगभग अलग कर दिया गया था। हम अमीर थे, लेकिन सत्ता से दूर, और यही बात मुझे प्रभावित करती थी। 2 जून, मां ने पुकारा। मैं चौंक गया। इतनी खूबसूरत महिला को मां कहना अब भी अजीब लगता था। तुम आजकल बहुत समझदार हो गए हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। 3 महीने पहले मैं मौत से लौटकर इस शरीर में जागा था। 30 साल पीछे, दुश्मनों के घर में, मैं उन्हें मां और पिता कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तभी संगजू ने चम्मच पटक दी। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। वो दादाजी से डरता था, चेयरमैन यांगचोल जिन से। उन्हें वो बच्चा पसंद नहीं था जो उनके बेटे ने एक अभिनेत्री से किया था। पिता ने प्यार से मनाया, मां ने चुप रहकर सहा। मैंने सोचा, तुम्हें शिष्टाचार सिखाना पड़ेगा, वरना दादाजी मुझे भी कम आंकेंगे। स्कूल के बाद घर लौटकर मैं सीधे उसके कमरे में गया। वो गेम खेल रहा था। मैंने पीछे से कुर्सी लात मारकर गिरा दी। चुप रहो, मैंने डांटा। मैंने उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया। मेरे पिछले जीवन का अनुभव एक 12 साल के बच्चे पर भारी था। शाम, 2 जून, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मां घबरा गई। मेरा हाथ लाल था, गर्म पानी से हल्का जल गया था।
गलती से शॉवर पूरा घुमा दिया। मैंने कहा, डॉक्टर आया, देखा, सब ठीक। संगजून डरकर मुझे देख रहा था। मैंने उसे गर्म पानी से डराया था ताकि याद रहे। दादाजी के घर जाते हुए पिता खुद गाड़ी चला रहे थे। जैसे जैसे हम प्योंगचांग स्थित चेयरमैन के घर के पास पहुंचे, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। पिछले जीवन में मैं यहां एक नौकर जैसा आता था। आज मैं मालिक का पोता बनकर लौट रहा था। गाड़ी के पीछे की सीट पर मैं और मेरा भाई पूरे रास्ते चुप बैठे रहे। मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों में डूबा था और वो मुझसे डरा हुआ। हमारी खामोशी ने माँ पापा के चेहरे और भारी कर दिए। प्योंगचांग, इस परिवार के लिए ये जगह आखिर मायने क्या रखती है? सोनियांग का किला लगभग 39,000 वर्ग फीट जमीन पर 4 दो मंजिला इमारतें खड़ी थी। हर इमारत के नीचे 2 बेसमेंट, 50 गाड़ियों की पार्किंग, चारों ओर 1,250 फीट लंबी ऊंची दीवार। ये घर नहीं था, ये एक दुर्ग था, और ये सब सिर्फ एक आदमी का था। सोनियांग कॉरपोरेशन का संस्थापक चेयरमैन यांगचोल जिन। ऊंची दीवारें, करीने से कटे पेड़, बाहर की दुनिया को अंदर झांकने से रोकते हुए। मुख्य गेट पर खड़े 2 गार्ड्स ने सलामी दी और हमारी गाड़ी अंदर सरक गई। घुमावदार रास्ता पार करते ही वो बगीचा दिखा। वही बगीचा जहां मेरी पिछली जिंदगी में मैं सूट पहनकर झुक झुक कर घास उखाड़ता था। आज वही जगह मेहमानों से भरी थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, गर्मियों की धूप का आनंद ले रहे थे। बीचों बीच खड़ी सफेद इमारत, हरी घास के बीच चमकती हुई। गाड़ी पार्क हुई, हम चारों उतरे। कुछ लोगों ने माँ पापा को हल्का सा सिर हिलाकर नमस्ते किया। ज्यादातर ने देखा भी नहीं, जैसे हम हवा हों। मैं हर चेहरे को गौर से देख रहा था। 30 साल पुरानी यादों से मिलान करने की कोशिश कर रहा था। कौन किसका आदमी है, कौन चेयरमैन का खास है, ये सब मुझे जल्द समझना था। बैठक कक्ष, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम सोनियांग परिवार की काली भेड़ थे। क्या यहां भी हमें अनदेखा किया जाएगा? बड़े सोफे पर पहले से 8 लोग बैठे थे। भेड़िए, लोमड़िया, शिकार का इंतजार करते हुए। ये मेरे चाचा चाची थे, लालच की मूर्तियां। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, अपने पिता की मौत, ताकि सोनियांग को टुकड़ों में बांट सके। सबसे बड़ा बेटा योंगी जिन, दूसरा डोंगी जिन, तीसरा सांगी जिन, एकमात्र बेटी सेयुन जिन, और फिर मेरे पिता युंगी जिन, सबसे छोटे और सबसे कमजोर माने जाने वाले। कमरे में अजीब चुप्पी थी। तभी मां आगे बढ़ी। नमस्ते, काफी समय हो गया। उन्होंने 90 डिग्री झुककर अभिवादन किया। तभी एक तीखी चुपती आवाज आई। अभी भी खुद को स्टार समझती हो क्या? हमेशा सबसे आखिर में क्यों आते हो? मैंने आवाज पहचानी। डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रायल रूम में एक जवान सेल्समैन के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई औरत। अब 40 की थी, पर मुझे उसका 30 साल बाद वाला चेहरा याद था। मैं हंसी रोक नहीं पाया। उफ, हा, पापा ने मेरा हाथ कसकर दबाया, पर देर हो चुकी थी। तुम हंसे अभी? वो सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत सिर झुका दिया। नमस्ते बुआ जी। वातावरण तना हुआ था। तभी एक भारी गूंजती आवाज पूरे कमरे में गिरी। मेरे घर में इतनी ऊंची आवाज कौन कर रहा है? तहजीब नहीं है क्या? सबकी नजरें सीढ़ियों की ओर गई। वहां खड़ा था चेयरमैन यांगचोल जिन, सोनियांग का सम्राट, आयरन फेस। चेहरा ऐसा जैसे भावनाएं भी अनुशासन में खड़ी हों। उस आदमी ने अपने ही भाई को कुचलकर यह साम्राज्य छीना था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए कमरे के बीच आकर रुका। मेरे माता पिता झुक गए। उन्होंने उन्हें ठंडी नजर से देखा। भाई सांगजून पर नजर गई, चेहरे पर घृणा। फिर उसकी आंखें मुझ पर आकर ठहर गई। मैंने सांस रोक ली और फिर
चेहरा नरम पड़ गया। अरे मेरे बच्चे, कितने दिनों बाद दिखे हो। दादा को भूल गए क्या? मैं अंदर से हिल गया। ये क्या हो रहा है? जो आदमी मेरे माता पिता को लगभग निकाल चुका है, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं उसका सबसे प्यारा पोता हूं। वो झुककर मुझे गोद में उठा लेता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखना चाहोगे? दूसरी मंजिल का कमरा, एक बड़ा कमरा, खिलौनों से भरा, बीच में एक मैकेनिकल घोड़ा। ये वही घोड़ा है जो तुमने मांगा था। पसंद आया? तो वो मुझे पसंद करता है। कितना? यही परखना था। पहली परीक्षा। मैंने प्लास्टिक के घोड़े को थपथपाया, मुस्कुराया। मुझे असली वाला पसंद है दादाजी। वो रुका। असली घोड़े, असली गाड़ियां, असली जहाज, खिलौने नहीं। मुझे वो पसंद है जो आपके हैं। उसकी आंखों में चमक कौंधी। असली चीजें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डर भी लग सकता है। मुझे मौत याद आई। डर से ज्यादा अन्याय लगा था। तो स्कूल में अच्छे नंबर लाने होंगे, उसने कहा। कितने अच्छे? मैंने मासूम बनकर पूछा। वो हंसा। 1 साल तक सभी विषयों में अ ग्रेड। अगले जन्मदिन पर असली घोड़ा। मैंने सिर टेढ़ा किया। बस 1 साल? मुझे लगा आप कहेंगे ग्रेजुएशन तक। वो सचमुच चौंक गया। सीढ़ियां उतरते समय उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। बाकी सब हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, चेयरमैन इस बच्चे से इतना लगाव क्यों दिखा रहे हैं? और मेरे दिमाग में एक ही जवाब गूंज रहा था, यही मेरा रास्ता है, यही सोनियांग के दिल तक जाने का दरवाजा है।